हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को श्रावण के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कोपेन के अनुसार जो जलवायु वर्गीकरण किया गया है भारत का, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार भारत में कहाँ पे कैसा जलवायु है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर में देखने वाले हैं। तो ये पूरा भारत का नक्शा है और इस पे जलवायु का वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पे नॉर्थ में जो ये साइड है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसके बाद उत्तराखंड, यहाँ सब पे क्या है, ध्रुवीय तुल्य जलवायु है। उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पे टुंड्रा तुल्य जलवायु है ये। और BWHW की बात करें तो ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में है। वो कहाँ पे पड़ता है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, नगर, जोधपुर, यहाँ सब इस प्रकार के जलवायु हैं। फिर अगर हम लोग बात करें BSHW की, तो यहाँ ये कहाँ पे है, ये राजस्थान, गुजरात और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में है, ये आप देख ही सकते हैं। उसके बाद हम बात करें CWG प्रकार के जलवायु की, तो यहाँ से ये उत्तर भारत के मैदान में है। तो यहाँ पे बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र, असम, ये सिक्किम, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम AW टाइप की बात करें तो ये पूरे प्रायद्वीपीय पठार में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर कवर कर लेता है। अब देखिए AW क्या है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सवाना जलवायु मैदान। सवाना जो है, यहाँ पे अधिकतर ये सवाना टाइप के घास पाए जाते हैं, बड़े बड़े वृक्ष नहीं होते हैं बल्कि घास पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें AMW, ये कहाँ पे, ये गोवा और कोरोमंडल तट पर पाए जाते हैं। और ये AS आप देख ही सकते हैं कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये कोपेन के द्वारा जो भारत का जलवायु वर्गीकरण किया गया है वो है। आगे बात करें विश्व के जलवायु वर्गीकरण की। कोपेन, सबसे पहले जानते हैं कोपेन थे कौन। कोपेन जर्मनी के जलवायु विज्ञानी थे। ये इन्होंने अपने वर्गीकरण जो जलवायु है वो आनुभाविक पद्धति पर क्या है। इसमें 5 प्रमुख जलवायु क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। 4 को तो तापमान के आधार पर बांटा गया और 1 को वर्षण के आधार पर बांटा गया है। बात करें हम लोग ऊंचाई के आधार पर भी इसमें क्या किया गया है, एक और वर्ग जोड़ा गया है। आगे बात करें, देखिए विश्व के जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। सामान्य वर्गीकरण, इसको वनस्पति 5 वनस्पति मंडलों के आधार पर इसका जो है वर्गीकरण किया गया है। पहले बात करें हम लोग 90 डिग्री से, तो ये ध्रुवीय या टुंड्रा जलवायु प्रदेश है। इसके बाद क्या है, आर्कटिक वृत्त है, ये क्या है, शीत कटिबंधीय प्रदेश है। उसके बाद ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश, साइबेरियन तुल्य जलवायु प्रदेश या टैगा जलवायु प्रदेश, लॉरेशियन तुल्य जलवायु प्रदेश, ये कहाँ पे 65 डिग्री से 45 डिग्री के बीच आता है। ये क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। ओके, आगे बात करें हम लोग, आगे बात करें भूमध्य जलवायु प्रदेश की। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश और चीनी तुल्य जलवायु प्रदेश, ये कब 45 से 30 डिग्री के बीच आता है। ये क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं आगे बात करें, ये कर्क रेखा है और 30 डिग्री से लेके नॉर्थ से लेके ये 10 डिग्री नॉर्थ तक मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है। सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश और मानसूनी है, इसे उष्ण कटिबंधीय प्रदेश भी कहते हैं। उसके बाद बात करें विषुवत रेखीय जलवायु की, इसे विषुवत रेखीय प्रदेश भी कहते हैं। 10 डिग्री से 0 डिग्री है और ये विषुवत रेखा है। अब कोपेन के अनुसार जो जलवायु समूह है उसकी बात करें तो देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो ए है वो क्या है, उष्णकटिबंधीय जलवायु। इसका जो औसत तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस है, या इससे अधिक भी हो सकता है। उसके बाद बात करें शुष्क जलवायु की, तो जो B टाइप क्लाइमेट है वो क्या है, शुष्क जलवायु है। यहाँ पे वाष्पीकरण अधिक होता है और वर्षा कम होता है। उसके बाद बात करें C, ये समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु है और ये 18 डिग्री सेल्सियस से कम और 3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा औसत तापमान यहाँ पे रहता है। बात करें शीतोष्ण जलवायु की, ये ठंडे महीने में इसका जो औसत तापमान है वो 3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, लेकिन जो उष्णतम तापमान है, ज़्यादा गर्मी तापमान है, वो कितना रहता है, 10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बात करें E टाइप क्लाइमेट की, तो ये शीत या ध्रुवीय जलवायु है। ये इसमें सभी माह में औसत तापमान इसका 10 डिग्री से कम रहता है। उच्च भूमि की बात करें, ये ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ पे शीत बढ़ता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग
आगे बात करते हैं सबसे पहले विषुवतरेखीय जलवायु प्रदेश की। ये क्या है? विषुवतरेखीय जलवायु जो प्रदेश है इसका जो विस्तार है वो 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ से दक्षिणी उत्तरी दक्षिणी दोनों गोलार्ध में 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के बीच है। इसका जो तापमान या वर्ष है वो यहाँ पे उच्चतम तापमान रहता है और 200 सीएम से अधिक वर्षा होता है। ये वर्षा होता है। वन की बात करें तो यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं जैसे कि एबोनी, महोगनी, सिनकोना और रबर टाइप के। यहाँ पे जैव विविधता क्या होती है? अधिकतम होती है। यहाँ पे संवहनीय वर्षा त्वरित झंझा के साथ पूरे वर्ष होती है। त्वरित झंझा के साथ होती है। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत रहती है। इसके कारण यहाँ पे ताप है वो कम रहता है। तापांतर क्या होता है? कम रहता है। उसके बाद बात करें इसमें जो शामिल देश हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब विषुवतरेखीय प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? दक्षिण अमेरिका, अमेजन बेसिन, दक्षिण अमेरिका का जो अमेजन बेसिन है, अफ्रीका का जो कांगो बेसिन है और एशिया पूर्वी द्वीप, दक्षिण पूर्वी एशिया के जो जितने भी द्वीप हैं वो शामिल है इसमें। उसके बाद बात करें हम लोग उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की, तो इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। ये यहाँ पे व्यापारिक पवनों का प्रभाव रहता है। यहाँ पे जो पवन है 6 महीना स्थल से समुद्र तक चलता है और 6 महीने समुद्र से स्थल तक चलता है। ओके, इसकी वर्षा की बात करें तो यहाँ पे चक्रवाती, पर्वतीय, संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है। महाद्वीप के ये जो वर्षा है ये कहाँ पे है? महाद्वीप के पूर्वी तटीय क्षेत्र से पश्चिम की ओर होती है और जैसे ही ये पश्चिम की ओर जाती है, पूर्वी तटीय क्षेत्र से जब ये पश्चिम की ओर जाती है तो यहाँ पे जो वर्षा है वो कम होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें शामिल देश की, तो इसमें जो शामिल देश हैं वो हैं भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड, दक्षिणी चीन, दक्षिण चीन का जो क्वींसलैंड है, मैक्सिको, मध्य अमेरिका, ब्राज़ील का तट, इथोपिया। इसके बाद है अन्य जो इस पर यहाँ पे फेमस है वो है गन्ना, चाय, कहवा, कपास। जिस खाद्यान्न के लिए फेमस है यहाँ पे वन किस प्रकार के पाए जाते हैं? तो यहाँ पे पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं सवाना तुल्य जलवायु की या सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश। इसका विस्तार दोनों गोलार्ध में 10 से लेकर 20 डिग्री अक्षांश के मध्य है, महाद्वीपों के मध्य है। यहाँ पे जो वर्षा है वो संवहनीय वर्षा होती है। उसके बाद यहाँ पे विषुवतीय क्षेत्र की तुलना में यहाँ पे कम वर्षा होती है। अधिकांश जो वर्षा है वो कहाँ होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है। शीतकाल में क्या होता है? वर्षा कम होता है। बृहत घास के मैदान तथा छोटे छोटे वृक्ष भी हमें यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद सवाना घास जो है वो हमें अत्यधिक लंबी कहाँ पे मिलती है? अफ्रीका में हमें क्या मिलती है? सवाना घास अत्यधिक लंबी मिलती है। विषुवतरेखीय जलवायु के उत्तर तथा दक्षिण में ब्राज़ील में, दक्षिणी सूडान में, उत्तरी पराग्वे में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, कोलंबिया में, यहाँ सब क्या है? इसका विस्तार है। उसके बाद बात करें हम लोग मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश की, तो इसका जो विस्तार है वो 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ, मतलब कि उत्तरी अक्षांशों के मध्य। ये भी दोनों गोलार्ध में है, उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्ध में। ये महाद्वीपों के पश्चिमी, इसका जो विस्तार है कहाँ पर है? महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों तक है। कहाँ तक? महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों तक। इसमें जो प्रमुख स्थल हैं, मरुस्थल हैं, वो है थार, सोनोरेन, मोजेब, यूएसए में पड़ता है मोजेब। उसके बाद पश्चिमी मरुस्थल जो ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद सहारा अफ्रीका में पड़ता है। उसके बाद कालाहारी। उसके बाद यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है जैसे कि कैक्टस, सैज, खजूर, एलोवेरा, इस प्रकार की झाड़ियाँ पाई जाती है। यहाँ पे औसत जो बारिश है वो 25 सीएम से कम होती है और इसका जो दैनिक तापांतर और जो वार्षिक तापांतर है वो बहुत ही अत्यधिक होता है। अत्यधिक मात्रा में यहाँ पे दैनिक और वार्षिक तापांतर पाए जाते हैं। इसके बाद बात करें भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की, तो इसका विस्तार 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक है। ये दोनों गोलार्ध में है। उसके बाद इसमें शामिल देश अक्षांश है, देशांतर नहीं, अक्षांश तक है। शामिल देश की बात करें, इसमें जो शामिल देश हैं वो कौन कौन से हैं? दक्षिण इटली है, उसके बाद चिली है, फ्रांस है और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे जो वर्षा है शीतकाल में यहाँ पे अधिकांश वर्षा होता है और ग्रीष्म काल में क्या होता है? शुष्क रहता है। ग्रीष्म काल में ज़्यादा बारिश नहीं होता है बल्कि शुष्क टाइप का रहता है।
रसीले यहाँ पे जो है भूमध्य सागरीय जल क्षेत्रों में क्या होता है, रसीले फलों का अत्यधिक उत्पादन होता है, जैसे कि नींबू, संतरा और जैतून, अंगूर, ऐसे फलों का क्या होता है, अत्यधिक उत्पादन होता है। इसीलिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पे शराब का अत्यधिक विकास होता है। शराब उत्पादन के लिए क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करें हम लोग स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश की, तो इसका विस्तार 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश तक दोनों गोलार्धों में है। ये महाद्वीप के आंतरिक भाग में है। ये कहाँ है, महाद्वीपों के आंतरिक भाग में। यहाँ पे जो वर्षा है वो 75 cm होता है और ये जो है ये एक वृक्ष रहित मैदान है। स्टेपी तुल्य में सिर्फ स्टेपी घास पाए जाते हैं, वृक्ष वगैरह नहीं होते हैं। यहाँ की जो जलवायु है ये घास के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। किस घास के लिए, तो स्टेपी घास के लिए उपयुक्त है। इसमें जो क्षेत्र हैं यहाँ पे ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये यूक्रेन और मध्य एशिया में पाए जाते हैं स्टेपी तुल्य जलवायु। विश्व के कुछ प्रमुख घास के जैसे मैदान हैं, तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं और कुछ शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल है, जैसे कि सवाना, अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोस और वेनेजुएला में लानोस। उसके बाद पंपास, उरुग्वे और ब्राज़ील में पंपास। शीतोष्णकटिबंधीय जो घास स्थल है पंपास है, वो कहाँ पे, उरुग्वे और ब्राज़ील में। प्रेरी घास जो है वो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। जो बेल्ट घास है वो दक्षिण अमेरिका में। स्टेपी मध्य एशिया प्लस तथा यूरोप में। उसके बाद बात करें पुस्टाज, ये हंगरी में पाया जाता है। डॉन्स की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में, और कैंटरबरी की बात करें तो ये न्यूजीलैंड में प्राप्त होता है। आगे हम बात करने वाले हैं चीनी तुल्य जलवायु प्रदेश की। तो जो चीनी तुल्य जलवायु प्रदेश है इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में होता है, महाद्वीप के पूर्वी भाग में। ठीक है, ये जो है 25 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच है। यहाँ अनुतट पवन के रूप में मानसून का आगमन होता है, यानी कि यहाँ पे बिना तट के पवन के रूप में क्या होता है, मानसून का आगमन होता है। यहाँ पे टाइफून, जैसे कि जापान चीन में कौन सी पवनें चलती हैं, टाइफून, और यूएसए में हरिकेन। बात करें सागरीय हवाओं के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी क्या है, इसके लिए जिम्मेदार हैं, यहाँ पे आती हैं। उसके बाद यहाँ पे चौड़ी पत्ते होती हैं, नुकीले पत्ते होती हैं तथा मिश्रित वन पाए जाते हैं, जैसे कि साइप्रस, ओक, कैम्फर, चेस्टनट, पाइन इत्यादि। यहाँ पे जो चीनी तुल्य जलवायु प्रदेश है यहाँ पे क्या है, पर्णपाती एवं सदाबहारी वन है। लॉरेशियन तुल्य जलवायु प्रदेश की बात करें तो इसका विस्तार 45 डिग्री से लेकर 65 डिग्री तक अक्षांश के मध्य है। उसके बाद ये महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है। इसमें जो क्षेत्र आते हैं वह है पूर्वी कनाडा, उत्तरी जापान, अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग, एशिया का मंचूरिया, यूएसए का न्यू इंग्लैंड और ओंटारियो। इसके बाद यह है कि भाई वर्षा की बात करें तो यहाँ पे पूरे वर्ष बारिश होता है, कभी भी ऐसा नहीं रहता कि ये बिना बारिश के। यहाँ पे पूरे वर्ष क्या होता है, बारिश होता है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ग्रीष्म काल में। यहाँ पे क्या होते हैं, ग्रीष्म काल में शीतकाल की अपेक्षा ज़्यादा वर्षा होता है। ग्रीष्म काल में संवहनीय वर्षा होती है और शीतकाल में चक्रवातीय वर्षा होती है। ये चक्रवात के द्वारा करवाई जाती है और ये संवहनीय वर्षा होती है। यहाँ की बात करें यहाँ के वन की, तो यहाँ पे आर्द्र तटीय भाग में जो है कोनधारी वन पाए जाते हैं, जैसे कि चीड़, सप्रोस और हेमलॉक। ये सब क्या है, ये कोनधारी वन है, ये कोन के आकार का रहता है। ठीक है, उसके बाद बात करें ऐसे लकड़ियों का जो ये जो लकड़ियाँ हैं चीड़, सप्रोस, इसका जो उपयोग है कागज़ बनाने में किया जाता है। कागज़ के लुगदी बनाने में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करने वाले हैं साइबेरियन के बारे में। बात करें साइबेरियन या टैगा जलवायु प्रदेश की, तो इसका विस्तार 50 से 70 डिग्री अक्षांश के मध्य है। ये महाद्वीप क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका जो शीतकाल है वो बहुत ही लंबा है और इसका जो ग्रीष्मकाल है बहुत ही छोटा है। यहाँ पे ध्रुवीय वायुदाब पेटी में स्थित है। ये जो साइबेरियन या टैगा जलवायु प्रदेश है कहाँ पे है, ध्रुवीय वायुदाब की पेटी में स्थित है। यहाँ पे जो वर्षा है वो अत्यंत कम होता है, यहाँ पे वर्षा अत्यंत कम होता है और जो वार्षिक तापांतर है वो बहुत अधिक है। मतलब वर्ष भर जो तापमान रहता है वो बहुत क्या होता है, अधिक है, तापमान का जो अंतर है। उसके बाद यहाँ पे वन की बात करें तो यहाँ पे जो है सर्वाधिक कोमल लकड़ियों वाले वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे कि पाइन, फर, सप्रोश तथा लार्ज इत्यादि। ये सब कैसे हैं, इन सब के जो लकड़ियाँ होती है वो कैसी होती है, बहुत ही कोमल होती हैं। ये शंकुधारी एवं कोनधारी होती हैं। इसके बाद बात करें टुंड्रा जलवायु प्रदेश की, तो ये जो टुंड्रा जलवायु प्रदेश है इसका विस्तार 65 से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य है, दोनों गोलार्धों में है।
ये टुंड्रा टुंड्रा जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है बंजर भूमि। जहाँ पे बंजर भूमि का अर्थ जानते हैं, जहाँ पे उपज नहीं होती है, जहाँ पे कुछ नहीं होता, जो एकदम शुष्क है, उसे हम बंजर भूमि कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो तापमान है वो अत्यंत न्यून है। यह टुंड्रा जलवायु प्रदेश में यहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमी होती है। क्या होती है? वर्ष भर बर्फ जमी होती है। यहाँ पे वर्षा जो होती है वो हिम के रूप में होती है। किसमें? हिम के रूप में वर्षा होती है। इसका जो दैनिक तापांतर है वो बहुत ही न्यूनतम है, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश क्या है? सूर्य के प्रकाश का अभाव है। इसमें जो क्षेत्र आ जाते हैं वो है नॉर्वे, फिनलैंड, साइबेरिया, कनाडा, अलास्का। उसके बाद हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश के। ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश की बात करें तो इसका जो विस्तार है वो पश्चिमी यूरोप द्वीप समूह में है। ये कहाँ पे पड़ता है? डेनमार्क, नॉर्वे पश्चिमी, उसके बाद पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, वॉशिंगटन, न्यूजीलैंड और तस्मानिया में पड़ता है ब्रिटिश तुल्य जो जलवायु है। ये भी क्या है? ये दोनों गोलार्धों में 40 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य उपस्थित हैं। ये भी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ही है। इसके बाद यहाँ पे जो वर्षा होती है वो वाताग्रीय वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पे वाताग्रह के कारण यहाँ पे वर्षा होता है। आप ये जानते हैं कि वाताग्रह कैसे बनता है? जब क्या होता है, पछुआ पवन और यहाँ पूर्वी पवन की धाराएं जब मिलती हैं तो इससे क्या होता है, जो वाताग्रह का निर्माण होता है। क्योंकि एक पवन क्या होती है? गर्म होती है, और एक शीत पवन होती है। तो यहाँ पे वाताग्रह का निर्माण होता है। तो सर्वाधिक ये पे वाताग्रीय वर्षा कब होती है? शीतकाल में होती है। ठीक है। यहाँ पे वनों का सघन आवरण है, मतलब कि बहुत ही सघन रूप में यहाँ पे वन उपस्थित है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त वर्षा होता है। क्या होता है? पर्याप्त वर्षा होता है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से वन हैं, जैसे कि डगलस हैं, फर हैं, हेमलॉक हैं, सीडार हैं और सप्रूस हैं। ये सब क्या है? सघन आवरण वाले वन हैं। अब हम बात करने वाले हैं जलवायु परिवर्तन तथा उसके कारक के बारे में। तो आइए जलवायु परिवर्तन की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं, जब किसी भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु अपनी विशेषताओं को प्रदर्शित करती है तथा इसका प्रभाव समुदाय पर पड़ता है तो उसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जब किसी जो भौगोलिक क्षेत्र है वहाँ पे जलवायु तो है ही, और जब अपनी मूलभूत विशेषताओं को प्रदर्शित करती है, तो जब ये अपनी मूलभूत विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं तो इस दौरान जो वहाँ पे निवास कर रहे लोग होते हैं, जो जानवर होते हैं, अभी लोग हों, उन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं? जलवायु परिवर्तन कहते हैं। यहाँ दो प्रकार के जलवायु परिवर्तन हैं, एक तो है पहला प्राकृतिक और दूसरा मानवीय। प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन कैसे होता है? जब सौर कलंकों की संख्या में वृद्धि होती है। सौर कलंक आप सभी जानते हैं, वो जो सूर्य का जो एक भाग होता है सौर कलंक, उसमें जब क्या होती है? वृद्धि होती है, तो उससे भी क्या होता है? जलवायु परिवर्तन होता है। इसके बाद बात करें दूसरा क्या है? दूसरा है सूर्य तप का कम या ज्यादा होना। सूर्य तप तो आप सभी जानते ही हैं। उसके बाद है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी क्या होता है? जलवायु परिवर्तन होता है। मानवीय में बात करें तो मानव जो कोयला, कच्चा तेल, इन सब का जो ज्यादा दोहन करते हैं उसी के कारण क्या होता है? ये जलवायु परिवर्तन होता है। जैसे कि तीव्र गति से शहरीकरण का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है, ये भी क्या है? एक प्रकार से जलवायु परिवर्तन का कारण है। उसके बाद तीव्र औद्योगिकरण से भी जलवायु प्रभावित होती है। CO2 का जैसे गैसों का क्या हो रहा है? उत्सर्जन तेजी से हो रहा है। ओजोन परत की क्षति हो रही है। वायुमंडल में क्या हो रहा है? O3 नाम के गैस की क्या हो रही है? कमी हो रही है। निर्वनीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? निर्वनीकरण, वनों को काटे जा रहे हैं, वनों को खत्म किया जा रहा है। और पता है जैसे जैसे वन खत्म हो गए उस प्रकार जो हमारा मौसम है उन पर प्रभाव पड़ेगा, इससे जलवायु पे प्रभाव पड़ेगा और जलवायु परिवर्तन निश्चित है। आगे बात करने वाले हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि पीटी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो उसको देखते हैं। ये लिखा है कि जो पृथ्वी पर अधिकतर जो घने वन है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? विषुवत रेखा पर। उसके बाद पृथ्वी का जो अधिकतम क्षेत्र है वो क्या है? कैसा है? शुष्क है। पृथ्वी का अधिकतम क्षेत्र कैसा है? शुष्क है। एशिया महाद्वीप जो है किसके लिए फेमस है? इस एशिया महाद्वीप के पास सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध उपस्थित है। उसके बाद बात करें तो जो मध्य एशियाई स्टेपी क्षेत्र है वहाँ पे क्या है? जलवायु स्टेपी क्षेत्र है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जलवायु चरम अवस्था में है, यहाँ पे वर्षा कम होता है और लोग यहाँ पे क्या है? पशुचारक हैं, चालवासी पशुचारक, घूम घूम कर क्या करते हैं? पशु चराते हैं।
यहाँ पे बात करें पौधे हैं, कौन से पौधे, हैकिस्टोथर्म पौधे हैं। ये क्यों हैं, ये क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि यहाँ पे ताप बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे इस पौधे का निर्माण होता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे सैलवा वनों की विशेषताएं, सैलवा वनों की विशेषताएं बताएं तो यहाँ पे जो ये इसकी विशेषता क्या है कि ये चौड़ी पत्ती वाली सदाबहार वन है, इसकी विशेषता यही है। उसके बाद बात करें हम लोग जलवायु संबंधित कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और हैं उसके बारे में, जैसे कि ग्रीन हाउस का प्रभाव पड़ता है। ग्रीन हाउस क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है, जब एक ऐसी प्रक्रिया है जब वायुमंडल में क्या होता है, जब सूर्य की किरण पड़ती है तो वायुमंडल में जो गैसें हैं वो जब इसको अवशोषित कर लेती है तो उसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। तो देखिए ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल में उपस्थित गैसें सूर्य की ऊष्मा को सोख लेती हैं, जैसे कि CO2 को, जलवाष्प को, मीथेन को, नाइट्रस को, ऑक्साइड को, इन सबको, नाइट्रस ऑक्साइड को, जब इन सबको क्या करती है, सोख लेती है और पृथ्वी पर आने नहीं देती है, पृथ्वी की रक्षा करती है, उसे क्या कहते हैं हम, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। भूमंडलीय तापन की बात करें तो जो भूमंडलीय तापन है, ग्रीन हाउस गैसों के कारण जो पृथ्वी सतह में होने वाली तापमान वृद्धि है उसे हम भूमंडलीय तापन कहते हैं। होता क्या है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये बहुत ही अत्यधिक मात्रा में होती है और ये अपना प्रभाव कहाँ पे, वायुमंडल जो है वो पृथ्वी के सतह पर छोड़ती है, वायुमंडल से टकरा कर कहाँ पे आती है, पृथ्वी के सतह पर, ये वायुमंडल में ही ठहर जाती हैं, तो अपना जो है इसका परिवर्तन कहाँ पे पड़ता है, सतह पर, इसे ही हम भूमंडलीय तापन कहते हैं। बात करें कार्बन ट्रेडिंग की तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए जो देश हो या विदेश की जो कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं, कंपनियां खरीद रही हैं, क्या कर रही हैं, कार्बन को खरीद रही हैं, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, व्यापार कर रही हैं, इसी हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन गैसों को खरीद रही हैं। बात करें चंद्रमा की तो चंद्रमा का जो है, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। इसकी उत्पत्ति 4.44 वर्ष पूर्व हुई है और इसकी जो पृथ्वी से दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित कुछ तथ्य जैसे हमें मिलते हैं, कुछ प्रमाण, जैसे देखिए कहा जाता है कि एक बार क्या हुआ था, जब पृथ्वी से एस्ट्रॉयड टकराई थी तो उससे जो पृथ्वी का भाग है वो क्या हुआ, कट के चला गया और आकाश में चक्कर लगाने लगा पृथ्वी के, वो तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो वही क्या हुआ, बाद में चंद्रमा बन गया, तो इसीलिए इसे पृथ्वी का क्या कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता है। उसके बाद बात करें चंद्रमा जो है वो अभ्यंतर से यानी अंदर से क्या कैसा दिखता है, श्यानद्रव दिखता है। इसके चंद्रमा के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, चंद्रमा के अध्ययन को हम कहते हैं सेनेलोलॉजी। इसका जो द्रव्यमान है वो 1/100 गुना है, किससे, पृथ्वी से। इसका जो पृथ्वी से त्रिज्या है वो 1/4 गुना है। घूर्णन या परिक्रमण काल की बात करें, जो पृथ्वी का परिक्रमण या घूर्णन काल की बात करें तो 27 दिन 8 घंटे लगते हैं इसको। इसके प्रकाश की बात करें तो इसके प्रकाश को पृथ्वी पर आने में टोटल 1.28 सेकेंड लगता है। उसके बाद यहाँ पे बात करें चंद्रमा पे कब कौन गया था, तो सबसे पहले वर्ष 1969 में जो चंद्रमा पर है नील आर्मस्ट्रांग गए थे, उन्होंने पहला कदम रखा था, कब, अपोलो 11 मिशन के तहत। उसके बाद बात करें तो भारत ने भी चंद्रयान मिशन में सफलता प्राप्त कर ली है, ठीक है, आगे बात करने वाले हैं, प्राप्त कर ली थी और है भी। आगे बात करते हैं भारत के कुछ प्रमुख दर्रे के बारे में जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें है, सबसे पहला है हमारा काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा ये कहाँ पे है, ये लद्दाख में स्थित है, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, लद्दाख में स्थित है। लद्दाख क्या है, लद्दाख हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, आप सभी जानते हैं, और ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये भारत का क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत नहीं, मेरा मतलब दर्रा है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 5664 किलोमीटर, 5664 किलोमीटर। उसके बाद बात करते हैं बुर्जिल दर्रा की। बुर्जिल दर्रा कहाँ पे है, कश्मीर और मध्य एशिया के मध्य स्थित है और ये इसके बीच क्या है, एक पारंपरिक मार्ग है, पारंपरिक बहुत दिनों से चला आ रहा है। ये जो बुर्जिल दर्रा है ये क्या करता है, ये श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। आगे बात करें हम लोग जोजिला दर्रा की। जोजिला दर्रा जो है ये लद्दाख में स्थित है और ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। इसकी जो लद्दाख के जास्कर श्रेणी में स्थित है, इसकी जो ऊंचाई वो 11,578 फीट है। ये लेह जाने का मार्ग है, ये जो जिला दर्रा क्या है, लेह जाने का
मार्ग है। उसके बाद बात करें रोहतांग दर्रा की, तो रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश पीर पंजाल कुल्लू घाटी की श्रेणी में लौह स्फीति में या क्या है घाटी के मध्य स्थित है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 15,044 फीट। उसके बाद बात करें हम लोग माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला, कृंगरी, बिंगरी दर्रा की, तो ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में अवस्थित है। उसके बाद बात करें नाथुला दर्रा की, नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है, इसकी ऊंचाई 14,450 फीट है। ये डोग्यो श्रेणी में स्थित है। सिक्किम के डोग्यो श्रेणी में क्या है, स्थित है, डोगे क्या श्रेणी में स्थित है। उसके बाद बात करें जलेपला दर्रा की, तो ये सिक्किम में अवस्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में, सिक्किम में। उसके बाद बात करें पालघाट दर्रा की, तो ये केरल के नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। बात करें खैबर दर्रा की, तो ये पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। बामुला, बुमला या बोमडिला दर्रा इसे कहा जाता है। ये कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश ये लाहसा, तिब्बत तथा अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है क्या करता है, संपर्क स्थापित करता है। कौन सा, ये बामुला या बोमडिला जो दर्रा है ये क्या करता है, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच संपर्क क्या करता है, स्थापित करता है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं प्रमुख घाटियों के बारे में। कुछ प्रमुख घाटियां हैं जैसे कि शांत घाटी। ये शांत घाटी कहाँ पे है, ये केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। पलक्कड़ जिले में और नीलगिरी की पहाड़ियों में क्या है, अवस्थित है। ये क्या किसके लिए प्रसिद्ध है, ये जो शांत घाटी है ये जैव विविधता के लिए अधिक प्रसिद्ध है। इसका जो उद्गम स्थल है कुंथी नदी है। कुंथी नदी क्या है, इसका उद्गम स्थल है। उसके बाद बात करें हम लोग मौन घाटी। मौन घाटी जो है ये क्या है, मौन घाटी से जो निकलने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, भवानी, कुंती पुंजा, कलाकुंदी, ये सब क्या है, इससे निकलने वाली नदियां। ये कलाकुंदी होगा या फिर यहाँ पे कदालुंदी भी होगा। ठीक है, कदालुंदी। उसके बाद आगे हम लोग बात करने वाले हैं नेलांग घाटी की। ये कहाँ पे स्थित है, ये भारत व चीन के सीमा पर स्थित है। ये क्या है, भारत और चीन के सीमा पर स्थित है। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में अवस्थित है। भारत व चीन का सीमा कहाँ पे, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं जुकू घाटी। ये नागालैंड में स्थित है। मूर्खा घाटी ये लद्दाख की एक प्रसिद्ध घाटी है। ये क्या है, लद्दाख की एक प्रसिद्ध घाटी। सांगला घाटी की बात करें तो ये सांगला घाटी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। किसमें, किन्नौर जिले में स्थित है। उसके बाद चुम्बी घाटी की बात करें तो ये भारत भूटान तथा चीन का जो मिलन बिंदु है वहां पर स्थित है। कहाँ पे, मिलन बिंदु पे। इसको हम यहाँ पे एक और क्षेत्र है वो क्या है, डोकलाम क्षेत्र यहाँ पे शामिल है। इसके बाद बात करें हम लोग फूलों की घाटी की, तो फूलों की घाटी जो ये कहाँ पे स्थित है, ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। वर्ष 2004 में ये जो फूलों की घाटी है इसको यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में भी शामिल किया गया है। इसको क्या किया गया है, फूलों की घाटी को 2004 में जो है किसका क्या किया गया, यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। आप इसको लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करें महासागरीय जलधाराओं के बारे में। हमने कल ही बताया था कि आपको हम बताने वाले हैं महासागरीय जलधाराओं और भी अन्य बातें बताने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो सब। तो देखिए किस महासागर में कौन सी जलधारा चलती है। तो हिंद महासागर में सबसे पहले देखते हैं, हिंद महासागर में जो है गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा दोनों प्रकार की जलधाराएं हम सभी महासागर में चलती है। तो बात करें हिंद महासागर में, तो हिंद महासागर की जो गर्म जलधारा है वो कौन कौन सी है, ये एक है अगुलहस, दूसरा है मोजाम्बिक, तीसरा है मानसूनी जलधारा, उत्तरी मानसूनी और दक्षिणी मानसूनी दोनों होंगी। उसके बाद है मेडागास्कर। उसके बाद इसके ठंडी जलधारा की बात करें तो इसमें दो ही जलधारा, एक तो पश्चिमी पवन जलधारा और एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जलधारा। उसके बाद हम लोग बात करें अटलांटिक महासागर की, तो इसमें है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ब्राजील की जलधारा, उत्तरी अटलांटिक, ड्रिफ्ट, कैरेबियन, उसके बाद एंटीलीज, नॉर्वे, रैनेल के
जलधाराएं शामिल है। इसमें जो ठंडी जलधारा है वो कहाँ कहाँ की है? लेब्राडोर, केनाडी, फॉकलैंड, बेंगुएला, दक्षिण अटलांटिक, ये सब इसमें शामिल है। प्रशांत महासागर की बात करें तो इसमें उत्तरी प्रशांत, अलास्का, क्यूरोशिया, आल्यूशियन, ये सब शामिल है। और ठंडी जलधारा में बात करें तो कैलिफोर्निया, ओखोस्टक, ओयासियो, पेरू या हम्बोल्ट या लानिनो, ये सब शामिल है। तो आज की वीडियो में हमने सारे टॉपिक को कवर कर लिया है, और जो कुछ बचे होंगे आप तो पढ़े ही होंगे, और जो आपको लगे कि बच गए हैं और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो आप हमें वो कमेंट में बताइएगा, फिर हम उस पर भी एक वीडियो लेके आएंगे। जो आपको महत्वपूर्ण लगे आप टॉपिक बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।